आज मेरी शादी की पहली रात थी। अब वो ज़माना कहाँ रहा जब मर्दों को किसी बात का पता ही नहीं होता था। आजकल तो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर हर चीज़ खुलकर सामने आ जाती है। एक एक पल की दूरी से आप सब कुछ जान जाते हैं। पहले के ज़माने में ये बातें मर्दों के दिमाग में भी नहीं आती थीं। पहले रीति रिवाजों की कद्र की जाती थी, और वो भी एक खूबसूरत समय था जब आपको पता ही नहीं होता था कि आपकी शादी किससे हो रही है। और शादी की रात जब आप अपनी दुल्हन को देखते थे तो वह शर्म से झुकी होती थी। उसका शर्माना भी अच्छा लगता था। बिना बोले भी सब समझ आ जाता था। आजकल तो औरतें पेट दिखाकर बताती हैं कि वे माँ बनने वाली हैं और न जाने क्या क्या होता है। आज मेरी शादी की पहली रात थी। किसी को मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरी पत्नी भी बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम किरण था। वैसे तो उसे मेरी माँ ने मेरे लिए चुना था, लेकिन ये भी सच है कि अगर मैं खुद अपने लिए किसी को चुनने निकलता तो शायद मुझे ऐसी लड़की ना मिलती। ये अरेंज मैरिज थी, और वह मेरे हिस्से में आ गई थी क्योंकि मैं देखने में कोई बहुत सुंदर आदमी नहीं था, लेकिन किरण बहुत हसीन थी। मैं अपने कमरे की ओर जा रहा था कि रास्ते में माँ से मुलाकात हो गई। मैंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, तो उन्होंने मेरे हाथ में एक थैला पकड़ा दिया, और उनका अंदाज ऐसा था जैसे इस थैले में कोई नशीली चीज़ है और मुझे पहुँचानी है। कहने लगीं कि जब तू थैला खोलेगा तो समझ आ जाएगा कि इसमें क्या है। बाकी तू इतना बच्चा भी नहीं है, लेकिन देख, लड़की बिरादरी से बाहर की है। मैंने कहा कि बाहर की है, पर पसंद तो आपकी ही है ना। कहने लगीं कि हाँ, मेरी पसंद है, लेकिन फिर भी कुछ बातें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। तू अंदर चला जा, मैंने कहा। और ये जो मेरे हाथ में चीज़ पकड़ा दी है, इसे कैसे लेकर जाऊं? तो मेरी माँ कहने लगी कि छोटा बच्चा थोड़ी है, कोई ना कोई बहाना कर दे, अब तेरी शादी हो गई है। इस बात पर वह मुस्कुरा दी। उन्होंने मुझे हल्का सा धक्का भी मारा और मैं कमरे के अंदर चला गया। मेरी पत्नी सामने ही बिस्तर पर घूंघट किए बैठी थी। मैंने वह थैला एक तरफ रख दिया और मौका देखकर उसके अंदर भी झांक लिया, क्योंकि मेरी पत्नी ने तो सिर झुकाया हुआ था। मेरा दिल तो कर रहा था कि अपना सिर पीट लूं। मेरी माँ ने तो मुझे परीक्षा में डाल दिया था, क्योंकि जो काम उन्होंने मुझे करने के लिए दिया था वह मैं कैसे कर सकता था। लेकिन फिर सोचा कि अगर नहीं किया तो सुबह सबसे पहले वही सवाल करेंगी। इस थैले में और कुछ नहीं, बल्कि एक सफ़ेद रंग की बेडशीट थी। मैंने उसे अपने साथ रखा और अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया, उसे उसकी मुंह दिखाई का तोहफा दिया और इधर उधर की बातें करने लगा। लेकिन जब सुबह आंख खुली तो मैं बड़ा परेशान था। फ़ौरन से पहले अपना फ़ोन उठाया और कुछ गूगल करने लगा। गूगल बादशाह से मुझे यह पता चला कि मेरी पत्नी के पेट पर जो निशान है उसका क्या मतलब है, और अगर यह बात ऐसी ही थी तो फिर हमारे घर में तो बवाल मचने वाला था। लेकिन जब मैं अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था तो मुझे समझ आ गया कि वह ऐसी नहीं है। एक मर्द को पता चल जाता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली औरत पहले बदचलन रह चुकी है या नेक। क्या उसने शादी से पहले अपनी इज्जत का सौदा किया है या नहीं। एक मर्द को यह बात पता चल जाती है, और मैं एक मर्द ही था। मेरी उम्र 35 साल हो गई थी तब मेरी शादी हो रही थी। मैं कोई 18-19 साल का लड़का नहीं था कि मुझे किसी बात के बारे में पता ही ना हो। इसीलिए मुझे मेरी पत्नी से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन मेरी माँ ने जो मुझे काम करने के लिए सामान दिया था उस पर भी उनकी उम्मीदों के मुताबिक कोई काम ना हो सका था। मेरी माँ ने मुझसे सवाल किए और मुझे कहा कि हमारे साथ तो फिर धोखा हो गया। एक तो तेरी शादी की उम्र निकल गई, ऊपर से तूने कहा था कि खूबसूरत लड़की चाहिए। मुझे कोई लड़की मिल ही नहीं रही थी। तुझे बार बार तस्वीरें दिखा रही थीं तो तू इनकार कर देता था। फिर तुझे यह लड़की तस्वीर में अच्छी लग गई और मैंने कहा कि चलो पसंद आ गई है। इससे पहले कि तेरा फैसला बदले, तेरी शादी इसी से करवा देती हूँ। पर मुझे क्या पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। हम तो किसी को यह भी नहीं कह सकते कि आपने रिश्ता करवाया है। अब आप जवाब दो, क्योंकि यह रिश्ता तो बिरादरी के बाहर हुआ है और किसी को हमने बीच में भी नहीं डाला। किसी ने गारंटी भी नहीं दी है। सब कुछ तेरी वजह से हुआ। अब तू बताकर क्या करे। मैंने कहा कि कोई धोखा नहीं हुआ और आप इस तरह की बातें नहीं सोचें। आपको पता नहीं है कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। मेरी पत्नी मेरे लिए बिल्कुल ठीक है और मैंने उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, हम उसके माँ बाप से बात करते हैं। मैंने कहा कि आप क्यों मेरा घर ख़राब करना चाहती हैं। बड़ी मुश्किल से तो रिश्ता हुआ है। अपनी बिरादरी में से तो कोई लड़की नहीं दे रहा था। अब बाहर से रिश्ता मिला है तो आप उसे भी ख़राब करना चाहती हैं। मेरी माँ ने कहा
कि अभी तो तेरी पत्नी एक दिन की दुल्हन है और तू मेरे सामने खड़ा होकर बातें कर रहा है। मेरी माँ तो मुझे ही डांटने लगी, पर मैंने उन्हें समझाया कि जब मुझे कोई परेशानी नहीं तो फिर किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। वह भी चुप हो गईं। मुझे वाकई मेरी पत्नी से कोई परेशानी नहीं था और मेरे दिल में कहीं न कहीं यह बात भी थी कि अब मुझे और किसने लड़की देनी थी। मेरे पास था ही क्या, एक नौकरी जिसमें मैं मुश्किल से 30-35 हज़ार रुपये कमाता था, और यह तो सब जानते हैं कि आजकल 30-35 हज़ार रुपये में किसी का भी गुजारा नहीं होता। घर अपना था और मेरी माँ के घर वाले भी मदद किया करते थे, वरना ये घर चलाना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता। अब शादी हो गई थी, अब मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए था। मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था। और वह भी अच्छी लड़की मालूम हो रही थी। उसने मेरे साथ अच्छे तरीके से बात की और अभी वह मेरी हर बात मान रही थी। मेरी माँ का रवैया उससे कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। मैंने उन्हें समझाया कि जब कोई बात नहीं है तो आप ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं। वह भी सोचेगी कि पता नहीं क्या बात है। इसी तरह फिर दिलों में नफ़रतें पैदा होती हैं और फिर एक साथ दो औरतों का रहना भी मुश्किल हो जाता है। मेरी माँ ने कहा, और फिर तेरे जैसे नास पीटे होते हैं जो अपनी पत्नी लेकर निकल जाते हैं। मैंने कहा कि जब आप उसके साथ अच्छे से नहीं रहोगी तो फिर मेरे पास और क्या हो जाएगा। मेरी माँ को मैंने यह बात सिर्फ समझाने के लिए कही थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने बहुत पक्का मुंह बनाकर यह बात कही थी और वह भी समझ गईं। मेरी माँ ने भी अपना रवैया ठीक कर लिया और कहा कि तेरी बात पे यकीन कर लेती हूँ। शादी की दीगर रस्में हुईं और उसके बाद हमारी ज़िंदगी मामूल पे आ गई। एक दिन मैं घर आया तो मैंने अजीब सा मंजर देखा। मैंने देखा कि मेरी पत्नी के कमरे में एक लड़की बैठी है और खाना खा रही है। मुझे देखकर वह थोड़ी डर गई। मैंने कहा कि तुम कौन हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी पत्नी कमरे में आई और कहने लगी कि वह भीख मांगने आई थी। भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने खाना निकाल के दे दिया। मैंने कहा कि खाना निकाल के देना था तो किचन में बिठा देती, हमारे बिस्तर पर क्यों बिठा दिया? किरण कहने लगी कि क्यों, ये भी तो इंसान है, यहाँ बैठकर खा लेगी तो क्या हो जाएगा। शादी के शुरू के दिनों में तो पति पत्नी एक दूसरे के सामने भरम ही रखते हैं। शायद वह भी भरम रखने के लिए ऐसा कर रही थी कि मैं अच्छी इंसान हूँ, और फिर मुझे भी भरम रखना था। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है तो इंसान ही। पर दिल में सोच रहा था कि उसे बिस्तर पर ही लाकर बिठा दिया और ये भी भीख मांगते मांगते घर के अंदर आ गई। भला ये कौन सा तरीका है? खैर, मैंने भी अपनी पत्नी के सामने उसे कुछ पैसे पकड़ा दिए और वह खुशी खुशी वहाँ से चली गई। पर जब वह चली गई, उसके बाद मेरी पत्नी का मूड कुछ खराब हो गया था। ऐसा नहीं था कि वह गुस्से में थी, लेकिन वह बहुत उदास थी। बैठे बैठे कहीं खो जाती थी, फिर अचानक से रोने भी लगती। मैंने कहा, जी क्या बात है? तो कहने लगी कि मुझे मेरे माँ बाप की याद आ रही है। मैंने कहा कि ठीक है, इतवार वाले दिन मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर ले जाऊंगा। वह खुश हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर उदासी ही थी। वैसे जब से मेरी पत्नी मेरी ज़िंदगी में आई थी, मेरी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो गई थी। जब वह शर्माती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो सारी औरतें ही नकली शर्माने का नाटक करती हैं, लेकिन वह सचमुच शर्माती थीं। बहुत ही ज़्यादा शर्मीली सी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? तो वह कहने लगी कि नहीं, मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा था। मैं घर में सबसे बड़ी थी, बहन भाई थे, माँ बाप थे, बस उन्हीं सब बातों में उलझी रहीं। मेरे दिल के दरवाजे तक कभी कोई आया ही नहीं। लेकिन मैंने सोच लिया था कि जिससे मेरी शादी होगी मैं उसी से मोहब्बत करूँगी, ताकि मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए। ये तो बिल्कुल वैसे ही लड़की थी जैसे मैं चाहता था, बल्कि जैसे हर मर्द चाहता है, जो सिर्फ उसके लिए सोचे, उसकी तरफ देखे, उसकी ज़िंदगी में पहले कोई आया भी ना हो और उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करे। मुझे और क्या चाहिए था? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन मेरी माँ के दिल में शायद वही बात बैठ गई थी और उनका मेरी पत्नी के साथ ठीक से गुजारा नहीं हो रहा था। एक दिन मुझे कहने लगी कि पता नहीं क्या तमाशा बनाया हुआ है इसने। वह लड़की आती है और ये उसको घर के अंदर घुसा लेती है, उसको चीज़ें भी देती है और अपने कमरे में बैठ के खाना खिला रही होती है। उसे कहो कि इतनी भी कोई लड़की अच्छी नहीं होती। ऐसे लोगों के साथ घर में बीमारियां आती हैं और घर भी गंदा होता है।
घर के काम छोड़ के उसके पास बैठ जाती है। मैंने पहले तो अपनी माँ को कह दिया कि किसी गरीब की मदद करना कोई बुरी बात तो नहीं है, इसीलिए आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं। पर उन्होंने कहा कि तुझे नहीं पता ना बेटा, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। वह तो रोज़ आ जाती है, कल को अपने साथ और भी 4 लोगों को ले आएगी। गरीबों का क्या है, उनको उंगली पकड़ा और ये बाजू पकड़ लेते हैं। मेरी माँ की बात भी ठीक थी, पर मैं आजकल अपनी पत्नी के सहर में इस कदर खोया हुआ था कि मैं उसके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकता था जिससे वह नाराज़ हो जाए। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझसे नाराज़ हो जाए। जब बड़ी उम्र के आदमी को 35 साल की उम्र में एक 20-21 साल की खूबसूरत लड़की मिल जाती है, तो वह पागल ही होगा जो उसको नाराज़ करेगा। और मैं ये पागलपन नहीं करना चाहता था। मेरी माँ को गुस्सा इसी बात पर आ रहा था कि मैं अपनी पत्नी के पल्लू से बंध गया था। लेकिन पत्नी के पल्लू से न बंध जाता तो और कहाँ जाता। आधी जिंदगी तो मेरी बिना पत्नी के गुजर चुकी थी। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए था, और वह ऐसा कोई काम नहीं कर रही थी जिस पर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता और कहता कि मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। मैं क्या साबित करता हूँ उसके सामने कि मैं बुरा आदमी हूँ, जो किसी भिखारी लड़की को एक वक्त का खाना खिलाना भी मुझे बुरा लग जाता है। अगर वह मुझे बुरा आदमी समझती तो उसकी नज़र में मेरा इमेज खराब होता, और यही तो दिन होते हैं पति पत्नी के एक दूसरे की नज़र में इमेज बनाने के। ऐसे में मैं अपना इमेज क्यों खराब करता। इसीलिए सोचा कि प्यार से समझा दूंगा। अगर मेरी शादी वक्त पर करवाई होती तो अभी मेरी औलाद भी 7-8 साल की तो होती ही सही, शायद 10-12 साल की भी हो सकती थी। लेकिन मुझे फ़िलहाल बच्चे पैदा करने का कोई शौक़ नहीं था। मैं ये वक्त अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहता था, उसके साथ हंसी खुशी रहना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि हमारी ज़िंदगी पैम्पर और दूध के बीच में कहीं फंस जाए और हम लोग रात को अगर जागें तो सिर्फ बच्चों का ख्याल करने के लिए और एक दूसरे से भी नफ़रत हो जाए। क्योंकि मेरे सारे दोस्त और कज़िन शादीशुदा थे, और वो बताते रहते थे कि जब से हमारी ज़िंदगी में बच्चे आए हैं, पति पत्नी का रिश्ता तो समझो सूली पे लटक गया है। एक कज़िन ने तो इसीलिए अपनी पत्नी को तलाक भी दे दी थी कि तुम तो सिर्फ बच्चों को संभालने वाली माई बन के रह गई हो, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अब वह बहुत पछताता भी था और अपनी पत्नी को याद करके रोता था, लेकिन अब वहाँ से वापसी का तो कोई रास्ता था नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि कल को हम भी बिना वजह किसी ऐसी स्थिति में फंस जाएं। फिर इंसान की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं और वह कुछ गलत ही करता है। या तो लड़ाई करते हैं लोग आपस में, और या फिर रिश्ता ही ख़त्म कर देते हैं, जबकि देखा जाए तो इसकी कोई वजह भी नहीं होती है। इसी तरह जब मैं एक दिन ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा कि वह लड़की न सिर्फ हमारे कमरे में बैठी खाना खा रही थी, बल्कि मेरी पत्नी उसे खुद अपने हाथों से खाना खिला रही थी, उसके सिर पर हाथ फेर रही थी और रो भी रही थी। मैं थोड़ी देर को पर्दे के पीछे छुप गया और ये मंजर देखने लगा। फिर मैंने सोचा कि ज़रा उनकी बातें तो सुनूं, ये क्या बातें कर रही हैं। मेरी पत्नी उसे कह रही थी, ठीक तो हो ना तुम? देखो, तुम्हारा जब दिल करे इधर आ जाया करो, मैं तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बड़ी मजबूर हूँ। मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसकी आंखों में उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा दुख, परेशानी और चिंता थी। ऐसा लगता था कि अपना सब कुछ उठाकर उसको दे सकती है, लेकिन इतना भी क्या किसी से पुण्य करना कि वह आपके गले पड़ जाए। वो उसे बेटी क्यों कह रही थी? वो उसका नाम भी तो ले सकती थी या उसे लड़की कह सकती थी, लेकिन वो तो उसे बड़े प्यार से बेटी कह रही थी। फिर मुझे वो वाली बात याद आई जो अभी मेरे दिल में भी कहीं ना कहीं थी, कि मेरी पत्नी की पीठ पर एक निशान था। वो निशान जो सिर्फ उन औरतों की पीठ पर होता है जो माँ बन चुकी होती हैं या माँ बनने की प्रक्रिया से गुजर चुकी होती हैं। लेकिन मैं ये भी जानता था कि मेरी पत्नी कुंवारी थी, क्योंकि ये मैंने महसूस कर लिया था। मुझे उसकी हरकतों से भी ये बात महसूस हुई थी। अगर किसी औरत की पहली शादी हुई हो तो उसकी इस तरह की हरकतें नहीं होती जैसे मेरी पत्नी की थीं। फिर ये सब क्या था? क्यों वो उस लड़की के लिए इतना दुखी दिल रखती थी? एक दिन मैं उसे चेक करने के लिए अपने साथ ले गया, ऐसी जगह पे ले गया जहाँ पर फ़कीरों के बहुत से बच्चे होते हैं, और अगर आप वहाँ पर खड़े हो जाए तो वो आपको सांस भी नहीं लेने देते। मैंने उसे वहाँ खड़ा करके सामने चला गया। मैंने कहा कि मुझे बैंक से पैसे निकलवाने हैं और 2 मिनट का काम है, एटीएम से पैसे निकलवा के आता हूँ। 2, तू ज़रा यहीं पर मोटरसाइकिल के पास खड़ी हो जा, उसने कहा। ठीक है। खुद में एक दरख्त की तरफ उड़ली खड़ा हो गया और देखने लगा कि वो क्या करती है। उसके पास एक भीख मांगने वाला बच्चा आया तो उसने उसे 10 रुपये दे दिए। थोड़ी देर के बाद दूसरा बच्चा आया, उसे भी 10 रुपये पकड़ दिए।
जब तीसरा बच्चा आया तो मेरी पत्नी कहने लगी, बस चले जाओ यहाँ से, तुम लोगों ने तो तमाशा बना लिया है, 10-10 करके क्या सारे पैसे ले लोगे। मैंने यह हरकत देखी। मैं तो हैरान रह गया कि इन बच्चों के लिए तो उसके दिल में कोई दर्द नहीं है। जब कोई 10-10 रुपये दे देती तो क्या होता, और इस लड़की के लिए तो बेटी रो रही होती है। इसका मतलब था कि मामला कुछ और ही था, और मामला ज़्यादा ही गड़बड़ था। मेरी माँ भी ठीक कह रही थी। हमें बड़ों के तजुर्बे पर भरोसा कर लेना चाहिए। आखिर को वो उस रास्ते से गुजर चुके हैं और हम उस रास्ते पर नए होते हैं। आजकल इस समाज में क्या नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, और किसी को भी बेवकूफ़ बनाना अब कौन सा मुश्किल रह गया है। हो सकता है वो मुझे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गई हो, और मैं भी पागलों की तरह ये सोच बैठा हूँ कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे उसका अचानक से ये बदला हुआ रवैया बहुत ही अजीब लगा था। इस लड़की के साथ वो ऐसे पेश आती थी कि जैसे वो उसकी अपनी औलाद है, और ये भी तो उसी उम्र के बच्चे थे। ये भी तो फ़कीर थे, पैसे मांग रहे थे। फिर उनके साथ इस तरह से क्यों पेश आ रही थी? अपने बच्चे तो अपने ही होते हैं ना। दूसरों के बच्चे कभी भी अपने बच्चों जैसे प्यारे नहीं लगते हैं। जो जज्बात इंसान के दिल में अपनी अपनी औलाद के लिए होते हैं, वो दूसरे की औलाद के लिए कम ही देखते हैं। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसको मानता कोई नहीं है, पर होता ऐसा ही है। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे। या तो मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता और उसके सामने ये सारी बात रख लेता, देखो ऐसी बात है, माँ भी बातें कर रही है, मैंने अभी देखा था। लेकिन फिर वो कहती कि आपने मेरी जासूसी क्यों लगाई, आप मुझसे सीधा पूछ लेते। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं सीधा पूछता तो फिर भी उसने मुझे सच नहीं बताना था। मैंने बातों बातों में उससे पूछने की कोशिश की कि किसी तरह मुझे इस हवाले से कोई बात पता चले, पर वो बहुत चालाकी से जवाब दे रही थी। मैंने कहा कि कभी तुम्हारे लिए पहले कोई रिश्ता आया था? तो कहने लगी कि हाँ रिश्ता आया था, लेकिन मेरे बाबा ने इनकार कर दिया था। बस फिर आपका रिश्ता आया तो हाँ कह दिया। मैंने कहा कि तुम्हारी उम्र में और मेरी उम्र में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, फिर तुम्हारे बाप ने क्यों हाँ कह दिया? तो उसका जवाब था कि बाबा कहते हैं मर्द की उम्र कोई नहीं देखता, उसकी कमाई देखते हैं। मैंने उसे कहा कि मेरी कमाई भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो उसका जवाब ये था कि हाँ, पर हमारे हिसाब से ठीक थी, और वैसे भी मेरे बाबा शरीफ लोगों में रिश्ता करना चाहते थे, और आप लोग बहुत शरीफ हैं और ख़ानदान भी छोटा है। वो मेरी तारीफ़ करने लगी तो मैं मज़ीद कोई बात नहीं निकाल सका। मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसकी भी शादी हुई है। उन्होंने कहा कि लड़की कुंवारी है, लेकिन उससे शादी के बाद पता चला कि लड़की कुंवारी नहीं है। तो अब इसका बहुत बड़ा परेशानी चल रहा है। लड़की वापस चली गई है और वो इसी तलाक देना चाहता है। कहने लगी कि भगवान कृपा करें। उस पे बस इतना कहकर उसने बात ख़त्म कर दी। वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी, साथ साथ कोई काम कर रही थी। साफ पता चल रहा था कि उसके दिल में कोई खोट है, और मेरे दिल में भी बात आ चुकी थी। अब मैं ये बात अपने दिल में लेकर कब तक फिरता रहूँगा? मैंने गलती तो कर दी, लेकिन अपनी माँ से भी ये बात कह बैठा। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। वो भी यही कहने लगी कि मुझे तो पहले दिन से ही लड़की गड़बड़ लगती थी। भला ऐसा भी होता है कभी? किस लिए दी थी मैंने तुझे सफ़ेद चादर, वो भी नहीं हो सकता। ये लड़की गड़बड़ है, मैंने तुझे पहले ही बता दिया है। मैंने कहा कि अब आप उसके मुंह पे कोई बात ना कर देना, मैं खुद इस मामले से निपटूंगा। तो मेरी माँ का कहना था कि किस तरह निपटेगा, क्या कर लेगा वो? क्या तुझे अपने मुंह से तुझे हकीकत बताएगी? आजकल लड़कियां बड़ी चालाक हो गई हैं, बड़ी समझदार हो गई हैं। हर बारे में उनको पता है, ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं इस दुनिया में, ये किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और बेटा, कोई ज़ुबान तो किसी की देखता नहीं है, किसी के दिल में कोई झांक नहीं सकता कि अंदर क्या चल रहा है। मेरी माँ ने मुझे बहुत लेक्चर दिया है और कहा कि बस तू उसको छोड़ने की तैयारी कर ले। लेकिन ऊपर वाला जानता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस मैं हकीकत तक पहुंचना चाहता था। उसके बाद मेरी पत्नी अगर मुझसे माफ़ी मांगती और मुझे सारी हकीकत बता देती तो मैं उसे माफ़ भी कर देता। मैं उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा इरादा बदल जाएगा, क्योंकि वो एक दिन फिर से उस लड़की के आसपास फिर रही थी। वो कम से कम लड़की थी, और वो भी बार बार इधर आ जाती थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि अब आप बीच में ना बोलना, उसे भी यहाँ आने दो और उसे भी यही कर दे तो जो ये कर रही है, क्योंकि अब मैंने देखना है कि होता क्या है। मैंने अपने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, जो बेहद नई तकनीक का था और बहुत ही छोटा सा था, और उसका कनेक्शन मैंने अपने मोबाइल से कर लिया था, जो वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट हो जाता था। खुद मैं ऑफिस चला गया और जानबूझकर कहा कि बहुत देर से आऊँगा।
पूरे दिन की रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई थी। वो लड़की 3-4 दिन के बाद आती थी और मुझे पता था कि आज वो ज़रूर आएगी, और वही हुआ कि वो आज घर में आई और बैठी बातें भी कर रही थी। ये कैमरा नई तकनीक का था, उसमें आवाज़ भी रिकॉर्ड हो गई थी। मैंने देखा कि वो लड़की कमरे में आई तो मेरी पत्नी ने उसे ऐसे गले से लगाया कि जैसे वो उसकी अपनी औलाद है। फिर उसे खाना खिलाने लगी, उसे कुछ पैसे भी दिए, चॉकलेट भी दी, और उसके लिए कुछ कपड़े बनवाए थे वो भी निकाल के उसे पकड़ा दिए। कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ ले आऊँगी, तुम तो मेरी औलाद हो, मेरा सब कुछ हो। ये सुनकर तो मैं आग बबूला हो गया और फौरन घर आया। अपनी पत्नी को कहा कि ज़रूरी बात करनी है, कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी और उसे अपने सामने बिठाकर फौरन वो वीडियो दिखा दी जो कैमरे से रिकॉर्डिंग हुई थी। अब उसे न कोई बात आए न जाए। मेरी शक्ल देख रही थी। मैंने कहा कि बताओ ये सब कुछ क्या है, तुम पहले से शादीशुदा हो और तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी भी है। कब हुई थी तुम्हारी पहली शादी लगता है? तुमने तो उम्र के बारे में भी हमसे झूठ बोला है। तुम जैसी औरतें होती हैं, हम जैसे मर्दों को फंसा लेती हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मतलब मैं तलाक दे दूं या वहीं फेंक आऊं जहां पे तुम्हें पहले ही चले जाना चाहिए था। मेरे मुंह में जो आया मैंने बोल दिया। वो चुप करके सुनती रही। फिर उसने कहा कि ठीक है, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुन लें। मैंने कहा कि बोलो क्या बात है, और उसने मुझे अपनी असल कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मैं वाकई हैरान रह गया। उसने कहा कि मेरे माँ बाप ने एक लड़के के साथ मेरा रिश्ता तय किया था जो बहुत ज़्यादा अमीर था। इतना अमीर था कि मैं क्या बताऊं, और वो तोहफे में प्लॉट और न जाने क्या क्या देने वाला था। लेकिन एक कमी थी कि उसकी पहले से शादी हो चुकी थी। पत्नी उसकी इस दुनिया में नहीं थी, और उसकी एक बेटी थी। ये वही बेटी है जो हमारे घर आती है। 3 मेरे बाप ने लालच में आकर रिश्ता तय कर दिया, और ये बेटी भी बार बार मेरे घर आने लगी और मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई। उसका नाम सुमित्रा है, और ये मुझे मामा भी कहने लगी। मुझे भी अच्छा लगने लगा। मैंने भी स्वीकार कर लिया था कि उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसे स्वीकार कर लूँ। लेकिन अभी हमारी सगाई ही हुई थी कि उस शख्स के साथ बहुत बुरा हुआ। वह एक हादसे का शिकार हुआ और इस दुनिया से चला गया। उसकी दौलत भी उसके घर वालों ने कब्जा कर लिया, और उसके भाइयों ने उस लड़की को घर से निकाल दिया। अब ये कभी इधर कभी उधर फिरती है, अपनी एक मौसी के घर जाती है, लेकिन उसका पति भी इसको स्वीकार नहीं करता, और ये बेचारी भूखी ही रहती है। मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मेरे पास आ जाती है, और मेरे दिल में भी उसने जगह बना ली है। मैं उसका थोड़ा एहसास कर लेती हूँ, ख्याल कर लेती हूँ, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर इस बात पर आप गीता की कसम भी मांगते हैं तो मैं देने को तैयार हूँ। वो रोने लगी, और आज उसकी आंखें बता रही थीं कि वो सच बोल रही थी, और मैंने उसे न जाने क्या क्या कह दिया। रही बात उस निशान की, तो उसने बताया कि बचपन में मेरे ऊपर गरम तेल गिर गया था, और ये उसी का निशान है जो इत्तेफाक से ऐसा बन गया है। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, देखो मेरी जगह कोई भी होता वो यही सोचता। उसने कहा कि हाँ, यही सोचता है, लेकिन आपको मेरे किरदार पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ। सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी मैं आपकी ये बात। आपने कैमरा लगाया घर में, मुझ पर शक किया, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, तुम जो कहोगी मैं करूँगा। मैंने कहा कि हम इस लड़की को अपने साथ रख लेते हैं। देखो कल को हमारी औलाद होगी, बच्चे होंगे, ये मेरा साथ देगी, मेरी मदद भी करेगी, इस घर में मेरे साथ रहेगी, वरना ये कहाँ जाएगी। मैंने कहा मैं उस पर सोच कर बताऊँगा। मैंने बहुत सोचा, और बहुत सोचने के बाद मैंने कहा दिया कि ठीक है, तुम उस लड़की को अपने साथ रख लो, लेकिन कल को उसके रिश्तेदारों का कोई परेशानी हो, या कोई भी ऐसी बात कि वो उसे ले आए, या उस तरह की कोई हरकत हुई, तो फिर तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। वह कहने लगी कि मैं उसके रिश्तेदारों से जाके बात कर लूँगी। उसने बात की, और वो लोग फ़ौरन से ही कहने लगे, हाँ ले जाओ इस लड़की को, हमें नहीं चाहिए। हमने उसे अपने साथ रख लिया, और मेरी पत्नी उम्मीद से हो गई। उसने मेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखा, और जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया तो सुमित्रा ने उसको भी अपने भाई की तरह प्यार किया। वह उसको संभालती भी थी, और मेरी पत्नी की बहुत मदद भी करती थी। हमने भी उसे इसी तरह रखा हुआ था कि जैसे अगर आज हमारी बेटी होती तो हमारे साथ इसी तरह रहती। हम उसके साथ कोई फ़र्क नहीं करते थे। यूँ समझो कि हमारे 2 बच्चे थे। मेरे दिल में भी अचानक से ये ख्याल आया, शायद भगवान ने मेरे दिल में ये बात डाल दी कि मुझे इस अनाथ के सर पर हाथ रखना है, और फिर मेरे दिल में कोई मलाल नहीं रहा। मेरी माँ ने भी उसे स्वीकार कर लिया और कहा कि कोई परेशानी नहीं है,
अब हम लोग एक ही घर में हंसी खुशी रहते हैं। जहाँ जाते हैं सुमित्रा को भी साथ ले जाते हैं। वह हमारे साथ होती है। वह अपने भाई का भी बहुत ख्याल रखती है और हम लोग उसका भी बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत ही अच्छी लड़की है। हमें उसके हमारे साथ रहने से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही है। और मेरी पत्नी भी बहुत खुश रहती है, मेरी हर बात मानती है। मुझसे कोई लड़ाई झगड़ा वह पहले भी नहीं करती थी, अब भी नहीं करती है, और मेरी बहुत तारीफ़ भी करती है। मेरा एहसान मानती है कि आपने इतनी बड़ी नेकी की है। भगवान आपको उसका फल देगा, और वास्तव में मुझे उसका फल दे रहा है कि जब से मैंने उसे गोद लिया है और वह हमारे घर में आई है। मेरी नौकरी बहुत अच्छी जगह पर लग गई है। अब मैं कोई गरीब आदमी नहीं रहा। मैं 35,000 कमाने वाला गरीब नहीं, बल्कि पूरे 88,000 कमाता हूँ। शायद यह उसी का नसीब है जो हमारे घर में उतरना शुरू हुआ है। आप लोग बताएं कि अगर आप लोग मेरी जगह होते तो क्या फ़ैसला करते? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।